हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो कल इससे पहले एक वीडियो आई है, आपकी एमवीपीपी का एग्ज़ाम है आपका कल, और उससे रिलेटेड साइंस के जो तीनों सेक्शन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियोस हमने कहा था लेके आएंगे। तो केमिस्ट्री की जो वीडियो है वो पहले ही आ चुकी है। इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी है उसके सारे चैप्टर्स को एक बार देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। ब्रीफली उसके सभी जो टॉपिक्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप ध्यान रखना, बायो में से भी आपका लगभग 13 से 14 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स का जो साइंस है उसमें से 13 से 14 मार्क्स का बायो में आता है। केमिस्ट्री आपका 13 से 13 मार्क्स, 13 मार्क्स फिजिक्स और 14 मार्क्स के आसपास बायो आ जाता है। तो 40 इस हिसाब से बन जाता है। तो ये है आपका चैप्टर 5 जो सेल में अगर देखें एक बार कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू, तो सेल मिली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में फिर 2 आपके प्लांट और एनिमल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। और सेल के कंपोनेंट देखें तो सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों में होता है, और साइटोप्लाज्म और उससे एक आता है आपका प्रोटोप्लाज्म। फिर सेल के कंपोनेंट में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स में आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है उस रीजन का, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, और न्यूक्लियस जो डिफाइंड रीजन है वो यूकैरियोट्स में होता है। सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स में टोटल आपके एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का काम होता है लिपिड सिंथेसिस। फिर है गोल्जी एपरेटस, फिर लाइजोसोम जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आता है। फिर वैक्यूल जो स्टोरेज सैक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सेंट्रियोल्स ये एनिमल सेल में होते हैं, और प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। प्लास्टिड में 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल में प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में भी प्रोटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म से भी प्रोटोप्लाज्म, ये 3 आप इसमें देख सकते हो। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होता है लाइक अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं जैसे मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट्स एंड प्लांट फंजाई। फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है सेल का। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है कि सेल की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें, थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन 1665। और फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी A.V. लीवेनहॉयक, एंटोन वॉन लीवेनहॉयक इन 1674। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेल थ्योरी की बात करें हम तो सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट कैलेडन एंड स्क्वान इन्होंने 1838 में दिया था। और ये सेल थ्योरी क्या कहता है, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स कंपोज ऑफ सेल, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको हम जो साइंटिफिक टर्म्स है उसको हम कहते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये काफ़ी बार आ जाता है आपका, इसको ग्रीक में ओमनी सेलुला और ई सेलुला कहा जाता है, जो कि इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये दिया था स्केल्डन और स्केवान ने। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। फिर है ये अनियन पील, तो इसमें मेनली आपको न्यूक्लियस और सेल्स दिखाई देते हैं। इधर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ आपके यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस, तो जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है इसमें न्यूक्लियर साइज़ जो है वो डिफाइंड नहीं होता, और इसमें न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद जो मेन और दूसरा डिफरेंस है क्रोमोसोम्स नंबर, इसमें सिर्फ सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 होता है। फिर सेल डिवीजन इसमें ओनली बाय फिजन और बडिंग, और इसमें बाय माइटोसिस और मियोसिस होता है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अमीबा, ये आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम सेल नंबर फंक्शन, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का आता है, ये आप उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये अभी के फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस देख लेना है आपको। सेल शेप का इसमें आ जाता है आपको किस टाइप का कौन सा शेप होता है, तो ये ध्यान रखना। मसल सेल का शेप होता है स्पिंडल शेप्ड, आरबीसी का शेप होता है डिस्कॉइडल शेप, और जो आपका नर्व सेल है वो इलोंगेटेड होता है।
ब्रांच्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नर्व सेल होता है। फिर डिस्कॉइडल आपका आरबीसी डिस्क टाइप का, और स्पिंडल शेप्ड आपका मसल सेल्स होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेल का साइज़, तो सेल का साइज़ होता है आपका 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक, और इसमें 0.2 टू 120 माइक्रोन। और लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये दोनों क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, और स्मॉलेस्ट, ये तीनों का आपको ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड और 1.4 किलोग्राम इसका वेट था। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जो कि 1 मीटर तक हो सकता है, और स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ, जो कि माइकोप्लाज्मा जिसे हम कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हम बात करें सेल के कंपोनेंट्स की, तो इसमें मेजरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हर एक सेल में इन केस ऑफ एनिमल, और प्लांट में इसके बाद एक आउटर मोस्ट में सेल वॉल भी होता है। ठीक है, ये बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स से बना होता है। और इसके बारे में ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ये लिपिड बाय लेयर मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर उसकी ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। फिर फंक्शन क्या होता है? ये इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट कंट्रोल करता है, और डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल को मेंटेन करके रखता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो डिफ्यूज़न के थ्रू जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये अपने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। एंडो ऑस्मोसिस, जब कोई भी सॉल्वेंट जो है वो सेल के अंदर जाए, दैट इज़ कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस, बाहर जाएगा तो एक्सो ऑस्मोसिस। फिर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ध्यान से समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाटर का मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं। अब हाइपरटोनिक मतलब जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आइसोटोनिक जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन जितना सेल के अंदर है वो बराबर है, सेल और जो उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन जितना सेल है उसमें बराबर है। हाइपोटोनिक में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है जितना कि सेल में है, ठीक है। तो अब इसमें जो है सॉल्ट का कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो जब सेल के अंदर कम है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन, लेकिन अगर हम बात करें इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा उसमें अगर आप सेल्स को डालेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो क्योंकि सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में है और बाहर लो कंसंट्रेशन में है, तो सेल के अंदर से बाहर की ओर जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। तो हाइपरटोनिक में सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इस वजह से श्रिंकेज हो जाती है जिससे प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, ये सेल श्रिंक कर जाता है। आइसोटोनिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हाइपोटोनिक में क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर अंदर की ओर आ जाता है, तो हमारे सेल जो है वो स्वेल कर जाते हैं। तो फूल जाएंगे किस में? हाइपोटोनिक में, और सिकुड़ जाएंगे हाइपरटोनिक में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग फंजाई, यहाँ से उसके बाद ये प्लांट सेल और फंजाई में होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लांट में ये किसका बना होता है, तो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का। फंजाई में बना होता है काइटिन का, बहुत बार आ जाता है। फिर सेल वॉल जो है वो उसके बीच में लेयर होता है मिडल लेमेला, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट के काम करता है। फिर उसके बाद सेल वॉल का फंक्शन कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उसके बाद स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इतना ये सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। हाँ, न्यूक्लियस जो है वो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो सारे कंट्रोल करता है। इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ये कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, और क्रोमैटिन जो बना होता है वो किस किस से? डीएनए और प्रोटीन से। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए जो क्रोमैटिन है, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो किस किस से बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से।
और क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए होते हैं जो कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। साइटोप्लाज्म जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, कॉलिकर ने 1862 में, ये ध्यान रखना है आपको, कॉलिकर ने की थी 1862 में। और साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। तो जो एक्वस सॉल्युबल पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, साइक्लोस्केलेटन, इसमें लगभग 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और बाकी 1% चीज़ें। और सेल ऑर्गेनल्स जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है जिसके डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ये बाउंडेड होते हैं। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन बाउंडेड, तीन तरह के आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनल्स, तो उसमें आता है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और पेरोक्सीसोम्स, ये सारे सिंगल होते हैं। डबल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन दोनों में ध्यान रखना है, डबल हैं तो इन दोनों में अपना डीएनए भी होता है। तो जिनमें डीएनए है वो डबल बाउंडेड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में आपका क्लोरोप्लास्ट, इसमें अपना डीएनए होता है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो गार्नियर ने की थी और इसका स्ट्रक्चर दिया गया था पोर्टर क्लॉडे और फलम के द्वारा। ये सभी सेल्स में होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में। फिर दो टाइप के होते हैं, आरई और एसईआर। आरईआर का मेन काम होता है कि लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और पॉलीसैकेराइड के सिंथेसिस में। रफ का काम होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, और रफ इसलिए होता है क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं और इनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते। बाकी जो ईआर है वो उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मेन उसका एक ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और जो एसईआर है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजनस प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें कौन सा रोल प्ले करता है सेल ऑर्गेनल्स, तो रहते हैं एसईआर, ठीक है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो गोल्जी एपरेटस की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, मैमेलियंस आरबीसी में नहीं होता, सीव सेल्स में नहीं होता, और इसमें सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसका जो मेन काम होता है वो अगर देखें हम फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, पैकेजिंग का और सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो वेसिकल्स में होते हैं उसको सिक्रीट करने का। लाइजोसोम के फॉर्मेशन में, हाँ ये क्वेश्चन है कि लाइजोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये इसमें मेलानिन का जो सिंथेसिस होता है बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, और इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था 1880 में। कॉलिकर ने एक और चीज़ की खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द जो सेल है उसे हम, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है क्योंकि यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी यही होता है। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाता है, डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। फंक्शन इसका, अच्छा यहाँ से ये प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, रिलीज़ करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, जो कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल में एटीपी प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है, और राइबोसोम में जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और इस प्लास्टिड, इनका भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड में 3 टाइप्स के प्लास्टिड हैं, ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है वाइट और कलरलेस में ये प्रेजेंट होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़ में। क्रोमोप्लास्ट ये ग्रीन छोड़ के, ग्रीन में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन छोड़ के बाकी जितने भी कलर्ड प्लास्टिड है उसमें ये होता है, लाइक फ्रूट्स और फ्लावर्स में। और क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, किचन ऑफ द सेल इन प्लांट जो है वो इसको कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल इन प्लांट, वो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहते। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट, तो ये इस तरह का होता है, इसमें ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। इसमें मेन फंक्शन जो है
वो आपका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट से लाइट के साथ रिएक्शन करना, और स्ट्रोमा जो है इसका काम होता है कि ये लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन्स इस सब में एम्बेडेड होते हैं। ये इतना एज सच इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है नहीं। ये वैक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं, जिसमें ये मेनली इनका इसमें ये टोनोप्लास्ट, आप ध्यान रखना कि ये बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इन्हें हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत स्मॉलर साइज में होते हैं या एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में बहुत लार्ज वैक्यूल होता है जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। फंक्शन होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना। लाइजोज, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। सुसाइडल बैग कौन सा होता है, तो लाइजोसोम। और ये बहुत छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आरबीसी में एब्सेंट होता है लाइजोसोम, ये क्वेश्चन आ जाता है। गोल्जी बॉडी जो है उसके द्वारा लाइजोसोम सिंथेसाइज होते हैं, और एंजाइम्स प्रेजेंट इन दिस आर सिंथेसाइज बाय आरईआर। मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का, ठीक है। और बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये अपने सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। फिर डिफरेंस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, ये आपने पढ़ लिया। माइटोसिस, मियोसिस। तो मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, और जब माइटोसिस होता है तो इसमें एक सेल डिवाइड करता है ग्रोथ के लिए, और 1 से 2 में आ जाता है, और मदर सेल डिवाइड हो जाती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है एज मदर सेल। और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और इसी को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो ये आपका था ये चैप्टर सेल वाला। इसके अगर कुछ क्वेश्चंस वैसे हम देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल दैट डज नॉट फंक्शन एज ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन है सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म की तरह काम नहीं करता? अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है, यूग्लिना करता है, तो WBC। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल? तो लीवेनहॉइक। हु प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिविंग सेल? तो प्रोटोप्लाज्म का जो सबसे पहले यूज़ किया था, हु यूज द वर्ड? तो रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉइक या रॉबर्ट ब्राउन? तो सबसे पहले इसके रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी बात की थी। विच सेल ऑर्गेनल इज कंसिडर्ड सुसाइडल बैग? तो लाइजोसोम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन ऑनियन सेल बट नॉट इन ह्यूमन चीक सेल? तो वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। फंजाई में काइटिन का ही ध्यान रखना है। फिर है कौन से सेल ऑर्गेनल्स डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं? तो हमने पढ़ा था SCR। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? तो आपका सेंट्रियोल का फंक्शन जो है वो आपका न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में होता है। फिर वायरस जो है वो नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो कर लेंगे हम। फिर ये वाला इसमें एक देख लेते हैं SCR। SCR का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। फूड वैक्यूल, अच्छा, और अच्छा इसमें आपका सुसाइडल बैग तो लाइजोसोम है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ये ATP हो जाएगा। फिर प्लास्टिड में आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया। फिर न्यूक्लियोइड, तो ये आपका बैक्टीरिया में होता है। बचा फूड वैक्यूल, तो ये अमीबा बनाता है। तो सुसाइडल बैग का लाइजोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 5। अब अगला चैप्टर देखते हैं। ये आपका चैप्टर टिश्यू को अगर देखें तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू को आगे देखेंगे हम। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, और परमानेंट में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डर्मल। उसके बाद जो आपका परमानेंट जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, इसमें एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट्स और स्टेम के टिप पे होते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में लिटरल मेरिस्टेम होता है, इसमें 2 होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आपका आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा में 2 आ जाते हैं आपके, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा जो जिसमें एयर होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, और क्लोरेनकाइमा जो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा जो इलोंगेटेड, थिक एंड इरेगुलर लिविंग होता है, ये ओवल इलोंगेटेड पॉलीगन पेरेन्काइमा। और ये लॉन्ग नैरो, ये किस में होता है? डेड होता है। ये आपका जो कोकोनट के हस्क है उसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कोलेनकाइमा जो अधिकतर आपके बेल वाले प्लांट्स है, टेंड्रिल्स है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम देखें आगे
टू टाइप्स के होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्ट करना, फ्लोएम का फूड का कंडक्ट करना। जाइलम के 4 पार्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लेना है। इसको बस पूछ लेगा विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जाइलम, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोएम। तो जाइलम के होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। कॉमन देखो फाइबर्स और पेरेन्काइमा दोनों में होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रैकिड्स और वेसल होता है, और इसमें जाइलम में होता है टीवी ट्रैकिड्स वेसल, इसमें होता है एससी, ठीक है, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टीवी एससी। फिर अगर एनिमल टिश्यूज़ की हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में मेनली आपके एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस 4 होते हैं। उसके बाद कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, और कनेक्टिव में आपके होते हैं एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। और जो आपके हम बात करें, अगर स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल में टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ये 2 होते हैं। तो इसके स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो डिवाइडिंग टिश्यू है उन पे होता है, और ये मेनली प्लांट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है। टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेंट, और जो शूट्स है वहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे नए ब्रांचेस जनरेट होते हैं वो इंटरकैलरी, और जो अंदर होता है जहाँ होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल ऊपर रूट्स और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी इंटरनोड रीजन में, और बैम्बू में, मिंट के स्टेम में, और लेटरल कैम्बियम ये जो गर्थ जो उसकी मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर है परमानेंट टिश्यू में आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा। इसमें 3 अभी हमने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ होता है वो आप ध्यान रखना। ये स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर, एपिडर्मिस, गार्ड सेल, इस तरह का आपको ध्यान होना चाहिए। फिर कॉर्क और फेलन, इसमें कॉर्क सेल्स और फेलन सेल्स। ये कॉर्क जो है वो डेड सेल्स होते हैं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। इसी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। फिर सपोर्टिव टिश्यू में आपके 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं बेसिक, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है वो लूजली पैक्ड होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि पेरेन्काइमा के जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं, और ये फूड और वाटर स्टोरेज का काम होता है, प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज और पैकेजिंग का। फिर अगर हम बात करें पेरेन्काइमा में, ये 3 आपके टाइप्स होते हैं, इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। इडियोब्लास्ट क्या होता है, जिसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे रेजिन, टेनिन, गम्स, ऑयल्स, इन सब का स्टोरेज होता है। इट इज़ नोन एज इडियोब्लास्ट। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जैसे मीजोफिल सेल सब लिव। और एरेन्काइमा में हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा होता है जो कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा ये मैकेनिकल टिश्यूज़ में होते हैं आपके, और ये अधिकतर मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो आपके टेंड्रिल्स वाले प्लांट हैं उनमें अधिकतर कोलेनकाइमा होता है। फिर लास्ट है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो ये आपके कोकोनट, मैंगो और वॉलनट के जो आउटर पार्ट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। इसका यूज़ किया जाता है फाइबर्स का बनाने के लिए। डिफरेंस इसमें देख सकते हो, ऐसा इतना अभी ना ही आप डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस कोई ध्यान रखना है आपको किस किस से बने होते हैं। तो सेल वॉल जो है वो थिन होता है इसमें। अच्छा हाँ, ये लिग्निफाइड होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटेक्टिव नेचर है स्क्लेरेन्काइमा का वो इसमें इसका प्रोटेक्टिव नेचर का काम करता है बस। फिर है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ये हमने पढ़ लिया। जाइलम और फ्लोएम का आपको ध्यान रखना, 4 पार्ट, उसी में से आते हैं क्वेश्चन अगर आएंगे। जो टीवी, ट्रैकिड्स और आपके वेसल्स, और उसमें होता है एससी, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो ये आपके फ्लोएम में होते हैं। बाकी फाइबर्स और पेरेन्काइमा तो दोनों में होते हैं। तो ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलन पेरेन्काइमा, जाइलन स्क्लेरेन्काइमा, या जाइलन फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। फाइबर्स को हम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम का मेन काम होता है, 4 इसमें होते हैं आपके फ्लोएम में भी। ये आपको अच्छे से पढ़ लिया है आपने। इसमें एज सच इसमें अभी हमको कुछ खास बताने का है नहीं, ठीक है। किससे बना होता है? जाइलम बना होता है लिग्निन से, फ्लोएम सेल्यूलोज से,
ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको बस पता होना चाहिए। फिर एनिमल टिश्यूज़ में आपका एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये सब हमने पढ़ लिया। ये कहाँ कहाँ किसका क्या काम होता है ये आप ध्यान रखना कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल है वो माउथ के कैविटीज़ पे, इसोफेगस, नोज़, इन सब पे, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियल, किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स, इन सब में प्रेजेंट होता है। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है वो आपके माइक्रोविलाई वहाँ प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट्स यहाँ प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो है वो सिक्रीट करता है सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस। अब उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से, उसमें अगर फ्लूइड है तो ब्लड होता है आपका, फ्लूइड मैट्रिक्स में ब्लड होता है। ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, 2 मेन पार्ट, सेलुलर पार्ट और मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा, और सेलुलर पार्ट में 3 सेल होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में 2 होते हैं लिम्फोसाइट्स जो, और मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है तो आरबीसी के अंदर, ये आप ध्यान रखना। फिर ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो है वो प्लाज्मा हैविंग वांडरिंग और कॉर्पस्कल ब्लड हेल्प इन दिस। प्लाज्मा जो है 55% ब्लड का बनाता है, और इस 55% में 90 to 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन जो कि एल्बुमिन, फिब्रिनिन, ग्लोबुलिन और बाकी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो 45% पार्ट ऑफ ब्लड को बनाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट्स, तो डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, एज सच इतना तो आता नहीं है, अब कभी पूछ लिया जाए तो इसमें पूछ लेते हैं। फिर ब्लड प्लेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। स्केलेटल मसल्स में बोन में ये तीनों चीज़ें होती हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपके कि बोन और जो इसके जो आपके मैट्रिक्स ऑफ बोन है वो बहुत हार्ड होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है ओसेइन, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ओसेइन नाम का प्रोटीन होता है। और बोन सेल्स जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ये एम्बेडेड होता है हार्ड मैट्रिक्स में। हाँ, तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ओसेसिन इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना आप टेंडन और लिगामेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बोन और बोन के जॉइंट को हम कहते हैं टेंडन, बोन और मसल्स के जॉइंट्स को कहते हैं लिगामेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। तो बोन टू बोन को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, और बोन टू मसल्स टेंडन। वाइट होता है ये, और ये येलो कलर का फ्लूइड होता है ये। फिर कार्टिलेज जो है वो किस प्रोटीन का बना होता है, वो कॉन्ड्रिन का बना होता है, और इसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेनली नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स यहाँ प्रेजेंट होता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ये। और टेंडन बोन टू मसल्स, लिगामेंट्स बोन टू बोन, ये आप बस ध्यान रखना। टेंडन्स इनएलास्टिक और लिगामेंट इलास्टिक, मसल्स टू बोन, बोन टू बोन, वाइट कोलेजन फाइबर, और ये येलो इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं। बोन और कार्टिलेज में ये डिफरेंस है, एक बार देख लो। एरियोलर टिश्यूज़ ये आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स, नर्व और बोन मैरो में। ये पैकेजिंग और सपोर्टिंग का काम करते हैं इंजरी के बाद टिश्यू को रिपेयर करने में। फिर है एडिपोज टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ को एडिपोसाइट्स कहा जाता है। ये फैट को स्टोर करने का मेन काम होता है इनका, फैट स्टोरेज का, ये आपको ध्यान रखना है। मस्कुलर टिश्यूज़ में आपके टाइप ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल, और उसके बाद कार्डियक आपके जो हार्ट में होते हैं। इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल बस देख लो, कुछ इम्पोर्टेंट आता है तो। स्केलेटल मसल को स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहा जाता है, और ये जो हर एक फाइबर जो इसके अंदर होता है इसको कहते हैं सार्कोलेमेला। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी होता है, सेल्स के अंदर है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होती है। उसके बाद जो
लास्ट है नॉन स्ट्रेटेड, जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, और ये मेनली प्रेजेंट होता है स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई में। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है। फिर स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक, ये तीनों आप देख लो। फिर नर्वस में आ जाता है क्वेश्चन, नर्वस टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन आपका मेन पार्ट होता है, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये होता है न्यूक्लियस, सेल बॉडी, फिर ये स्कवंसल जिसे माइलिन शीथ, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। ये ध्यान रखना, दो जो न्यूरॉन है उनके बीच के गैप को हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो बहुत बार आ जाता है कि सिनेप्सिस क्या होता है, तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से लेता है, वो केमिकल सिग्नल से लेता है, इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, फिर यहाँ दोबारा ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में चले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एज सच इसमें आप देख लेना, कोई अगर आपको डाउट हो, ये क्वेश्चंस आप देख लो, इसमें से आप अभी इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार आप पॉज करके देख लो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इसमें से हो सकता है कुछ आ जाए। फिर अगला चैप्टर देखते हैं हम। ये चैप्टर अब आपके बुक से हट गया, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, जो है डाइवर्सिटी। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में, विद सेल वॉल में फंजाई, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, ईस्ट, मशरूम, और विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया, और विद सेल वॉल में प्लांटे भी होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो विद सेल वॉल में जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया। एनिमल में फिर सेलुलर लेवल पे पॉरीफेरा, और टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल पे आपका जिसमें सीलम होता है नहीं है वो है एसिलोमेट, फिर सूडोसिलोमेट और विद सीलम। तो सिलोम जिसमें होता है आपका वो फॉल्स सिलोमेट जिसे हम नेमेटोडा कहते हैं, और विद सिलोमेट में आपका मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद सीलम के अलावा अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो एक्टिनोडर्मेटा, नहीं प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा, नहीं प्रेजेंट है तो इकोनोडर्मेटा, प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा। और अगर लार्वल स्टेज में है तो प्रोकार्डेटा, और अगर पूरे बॉडी में प्रेजेंट है मैच्योर स्टेज में तो उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर आ जाते हैं आपके पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमिलिया। यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी, तो R.H. विटेकर ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका। विटेकर की जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, डिवीजन। तो ये आपके जो R.H. विटेकर ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ जाता है। ये पूरा आपको ऑर्डर दिया रहेगा, ये आपको निकालना होगा। ये जो 5 क्लासिफिकेशन जो दी थी वो R.H. विटेकर ने, और कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने मेनली प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, लेकिन बाद में और चीज़ें बताई गई। फिर होमोसेपियंस ह्यूमन का नाम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए काफ़ी बार आ जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बताया था, उनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसकी बुक है। फिर यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन, हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार कि जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी जिसमें कि अलग अलग लेवल्स पे उसको डिवाइड किया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें प्लांट और एनिमल्स को, और R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा, किंगडम, प्रोटिस्टा ये दिया था उन्होंने। और लीनियर ने क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें अलग अलग ये जो है किंगडम, फाइलम ये सब बताया था, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन, और ये लीनियस के द्वारा बताया गया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें प्लांट, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा इन सब के बारे में R.H. विटेकर ने बताया था। फिर है कार्ल वोज 1977, इन्होंने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अलग अलग किया था। तो टोटल 6 डिवाइड हो गए, 6 किंगडम। फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ये सब बहुत बार इतना एज सच अभी उसमें आता नहीं है। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स ये सब आपको पता है, अगर आ जाए तो कर लेना, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट एज सच कुछ होगा तो फिर हम देख लेते हैं। फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा काफ़ी है इसमें, आप इसको ज़्यादा डिटेल में करने का ना आपके पास समय है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये ध्यान रख लेना। फंजाई जो है वो काइटिन का सेल वॉल बना होता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है फंजाई का। फिर
इसमें से मशरूम जैसे अगेरिकस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, प्लांटे में ये अभी हमने पढ़ लिया है। एंजियोस्पर्म जिसमें सीड और फ्रूट दोनों होता है, मतलब फ्लावर बेयरिंग, और जिसमें फ्लावर नहीं होता है उसे जिम्नोस्पर्म। ये एक बार आप देख लो, अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो। फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हाँ ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एक एक नंबर में देख लो। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा है डिवीजन, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हो गया आपका पाइनस और साइकस, देवदार, साइकस, गिंको, ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म फूड बियरिंग, सीड बियरिंग प्लांट। और एनिमेलिया में फिर बायलेटरल सिमेट्री, लेटरल सिमेट्री, ये अभी इतना डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है। इसमें बस जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होंगे वो हम देख लेते हैं। सबके एग्जाम्पल्स एक याद रख लेना आप। ये देख लो पॉरीफेरा के ये 2 एग्जाम्पल्स है, फिर सिलेंट्रेटा के 2 एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा में आता है। कोरल्स, प्लेटीहेलमिन्थिस में, प्लेनेरिया, निमेटोड्स में ये हैं आपके। इसको थोड़ा थोड़ा पॉज करके 2-2 मिनट पढ़ लो आप, इम्पोर्टेंट। फिर है आपका एनिलीड्स के बारे में, ये अर्थवॉर्म, नीरेस, आर्थ्रोपोड्स में जितने भी आपके जो स्पाइडर, आंट्स, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ये सब इसके अंदर आता है। और इनका जो है वो इसमें लार्जली ये इंसेक्ट होता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये आप ध्यान रखना। जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनमें, ठीक है। और 3 रीजन होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। हाँ, इनका भी जो स्केलेटल सिस्टम है वो किटिन का बना होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। फिर मोलस्का, तो ये मोलस्के का एग्जांपल है ऑक्टोमस, एकिनोडर्मेटा जो स्टारफिश और सी कुकुम्बर इसके एग्जांपल है, ठीक है। और इनके जो एंडोस्केलेटन वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। फिर है ये बेलेनोग्लॉसस जो कि है आपका हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल कॉर्डेटा के एग्जांपल जिसमें आपके प्रोटोकॉर्डेटा जो सम स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, जैसे हर्डमैनिया और एम्फिऑक्सस। वर्टिब्रेटा में आपके जो अभी 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं। वर्टिब्रेटा में वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनका जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, 37 डिग्री ह्यूमन जैसे है। कोल्ड ब्लडेड जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे फ्रॉग, स्नेक्स। फिर पाइसेस या फिशेस की अगर हम बात करें तो उनमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जैसे शार्क, स्टिंगरे, और बिना विद बोनी स्केलेटन, ये है कार्टिलेजिनस होता है इनमें, और इसमें बोनी स्केलेटन होता है, जैसे रेहू फिश होता है। ये स्टिंग, शार्क, टूना, रेहू, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एम्फीबियंस के एग्जांपल्स आप देख लो। रेप्टिलिया, ये आप इसमें से थोड़ा सा पढ़ सकते हो। एव्स वार्म ब्लडेड होते हैं। रेप्टिलिया में मोस्टली आपके ये आपके 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट क्रोकोडाइल जो है उसका 4 चैम्बर्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एव्स जो है वो आपके इनके जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और कौन सा बर्ड फ्लाई नहीं कर पाती, तो जो आपका ऑस्ट्रिच है वो सही से फ्लाई नहीं कर पाती है, आपको ध्यान रखना है। और वो ये भी वार्म ब्लडेड, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड और ये होते हैं। और इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट ये वाला टेबल एक बार देख लो, बाई चांस 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आ गया। हार्ट पीसेस में 2 टेम्परेचर, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड, तो ये आप ध्यान रखना। तो उसके बाद ये कुछ इसके और भी एक क्वेश्चन है कि किस किस का एग्जाम्पल, और ये डिफरेंट फाइला और एनिमल किंगडम का ये पार्ट है। ये इस टेबल को एक बार आप अच्छे से देख लो, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लो, कर लेना, इम्पोर्टेंट है। एक बार पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख लो और फिर इसमें अच्छे से इन क्वेश्चंस को आंसर कर लो। ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से इम्पोर्टेंट आ जाता है। फिर ये कॉन्सेप्ट में आपका वाई डू वी फॉल इल, इससे आ जाता है। वाई डू वी फॉल इल में इससे कौन सा डिजीज़ होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। इसमें से एक आध नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि कौन कौन से डिजीज़ किससे होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। फिर इसमें ऐसा थ्योरी में ज़्यादा नहीं आता, इसमें आपका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है वो आता है कि कौन से किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है। जैसे आपका इसमें हाँ, ये बैक्टीरिया से जो कॉज होते हैं, जैसे फंजाई, प्रोटोजोअन, और इससे जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं,
ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से, फंजाई से और प्रोटोजोअन से होने वाली डिजीज़ेज़, वॉर्म से होने वाली डिजीज़ेज़, ये आप ध्यान रख लो, इसमें से आता है क्वेश्चन, बस इसी टेबल में से आता है, बाकी एज सच और ज़्यादा आता नहीं है। एड्स के फुल फॉर्म ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच इसमें से और कुछ ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। कुछ आपके ये सिम्टमिक रिलीफ के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ से 1 आध नंबर का आ जाता है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर ये आपके प्रोटोजोआ, ये किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से, वेक्टर, इसके वेक्टर और इसके वेक्टर और इसके वेक्टर, ये आप ध्यान रख लेना, इसके भी वेक्टर्स दिए हैं। जैसे स्वाइन फ्लू का वेक्टर पिग और ह्यूमन, इबोला वायरस का बैट है वेक्टर, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। ये 10 क्वेश्चन MCQ के देख लो, इसके क्वेश्चंस ढूंढ लो, आसानी से कर लेना। ये हो गए 7 और ये फिर ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देख लो। फिर ये है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसको भी आप इसके एग्जांपल्स अच्छे से याद रख लेना, और कौन कौन से फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है इसमें, फिर सीरियल्स, पल्सेस, और कौन कौन से जो फॉडर क्रॉप्स हैं इसके बारे में, सीज़न, रबी, खरीफ, इसका एग्जांपल ध्यान से समझ लेना। रबी जो रेनी सीजन में हो, और खरीफ जो ठंड के समय में होता है, नवंबर से अप्रैल में रबी, सो नवंबर से अप्रैल में, खरीफ जो आपका रेनी सीजन में हो, जैसे मेनली इसका एग्जांपल है धान, ठीक है। फिर उसके बाद सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारे रबी खरीफ क्रॉप हैं जो कि गर्मियों के समय में होते हैं लगभग, और सर्दी के समय में जैसे वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारे, ये आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल आ जाता है। फिर उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लो कौन कौन से हैं, इसमें 1 नंबर का एग्जांपल आ जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसमें कभी बार पूछ लेते हैं आपसे। फिर नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, एज सच इसमें से कुछ अभी तक आया नहीं है। हाँ, ये सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, एक बार इस यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग क्या क्या होता है, ये तीनों में अच्छे से पढ़ लेना। मिक्स्ड का मतलब होता है 2 से अधिक क्रॉप को एक साथ ग्रो करना, ठीक है। और जैसे वीट और ग्राम को, वीट और मस्टर्ड को, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को। इंटर क्रॉपिंग क्या है? 2 या अधिक क्रॉप को सेम फील्ड पे बट एक पैटर्न में, तो अगर पैटर्न में है तो इंटर, और विदाउट पैटर्न है तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। और फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन, एक टाइम में तो एक ही होता है बट एक के बाद दूसरा क्रॉप ग्रो करना, ये 3 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, टाइप्स ऑफ कैटल, ये काऊ और बेफेलो का नाम ध्यान रख लेना। काऊ का होता है बॉस इंडिकस, बेफेलो का होता है बेबुलस। फिर मिल्च एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं। ड्रॉट जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, एग्रीकल्चर वर्क में इस्तेमाल होते हैं। लैक्टेशन पीरियड, ये सब इम्पोर्टेंट एज सच तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। पोल्ट्री में आपके ये ध्यान रखना, बॉयलर्स होते हैं जो मीट के लिए यूज़ होते हैं, और लेयर्स होते हैं जो अंडा देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर फ़िश जो है आपके फ़िश प्रोडक्शन में कतला, सिल्वर क्रैब, रेहू, ग्रास क्रैब, मिगरल, कॉमन कार्प, ये सब फ़िश के टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ये किसके टाइप्स हैं, ठीक है। फिर आपके बी के जो टाइप्स हैं, एपीकल्चर से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज, तो इंडियन वैरायटीज़ है एपिस इंडिका, डॉर्साटा, फ्लोरल। और ये मेलीफेरा से क्वेश्चन आता है कि एपिस मेलीफेरा, इसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन में, क्योंकि ये बहुत लेस स्टिंग करती है, ज़्यादा लॉन्ग दिन तक रहती है, रिप्रोडक्ट्स फास्ट करती है, और इसका ये एपिस फ्लोरा, ये आप ध्यान रखना। और इस तरह से ये आपका इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं। एक बार देख लो क्वेश्चंस, और आप इसके MCQs टाइप में और आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ये बायो के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको ध्यान से कर लो। और कोई भी आपको ज़्यादा इसमें से करने जो ये 40 मिनट्स की वीडियो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से पॉज करके देख लो, इसमें से आपके 13 से 14 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JP।